एपिसोड 26। अभी राहुल इस बात से कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी जैसे ही वो उन शिष्यों की आगे की बात को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि एल्डर विकास की मेहरबानी की वजह से इन सभी लोगों ने उसे किसी ताकतवर शख्स का शिष्य समझ लिया है। और ये समझ आते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हा हा हा, यही होना चाहिए एक सख्त एक्टिंग करने वाले एक्टर का खौफ और रुतबा, हा हा हा। ये जानने के बाद राहुल के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उन शिष्यों का पीछा करना छोड़ देता है और आसपास के लोगों के मुंह से अपने बारे में अलग अलग किस्से सुनने लगता है, जो सुनने में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें। ओ अच्छा, वो वांटेड लड़का सीनियर विक्रांत का शिष्य है, पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि सीनियर विक्रांत तो उत्तरी देश के बहुत फेमस कल्टीवेटर हैं, जिनसे सेलेस्टियल सेक्ट के लीडर भी बहुत ज्यादा डरते हैं। सोचो उस लेवल का कल्टीवेटर यहाँ अपने इस छोटे देश में आकर एक शिष्य क्यों बनाएंगे, जबकि उनके देश में उन्हें और भी कई टैलेंटेड शिष्य आराम से मिल जाएंगे। हम तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, उन्हें इस देश में आकर कोई शिष्य बनाने की जरूरत ही नहीं थी और वो भी पता है वो लड़का उनका पहला शिष्य है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हम सही बात है, उन्हें अपने पहले शिष्य के रूप में वैसे चोर को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि हमारे राजकुमार जिनके पास करोड़ों में एक आध्यात्मिक जड़ है उनको शिष्य बनाना चाहिए था। पर यह भी तो हो सकता है ना कि वो लड़का हमारे राजकुमार से भी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि अब इतना ताकतवर शख्स किसी ऐरे गहरे को अपना पहला शिष्य थोड़े ही चुन सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, वो लड़का सच में बहुत ताकतवर है, क्योंकि हमारे सेक्ट के उन दो बचकर भाग आए शिष्यों ने हमें बताया है कि उस लड़के ने अकेले ही बिना अपने मास्टर की मदद से ही हमारे सभी वहां मौजूदा सेक्ट एल्डर्स को सिर्फ कोर बेयरिंग स्टेज की कल्टीवेशन से ही हरा दिया था। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से इस लड़के के वांटेड वाले पोस्टर को उतार देना चाहिए, इससे पहले कि उस लड़के का मास्टर विक्रांत इन सभी पोस्टर्स को देख ले, क्योंकि एक बार उसने इन पोस्टर्स को देख लिया तो उसके गुस्से के आगे हमारा सेक्ट और हमारा टाउन कुछ भी नहीं है। अभी राहुल उनकी बातों को सुनकर मजे ले ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए आपको 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में दिए जाते हैं। जिसे सुनते ही राहुल कुछ पल के लिए शॉक हो जाता है, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि अभी क्या हुआ है तो वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या बेहूदगी है, मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि मैं ऐसे भी बिना सामने मौजूद रहे सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमा सकता हूँ। अब से मुझे ऐसी सख्त एक्टिंग करनी चाहिए जिससे मेरा प्रभाव पूरी पब्लिक पर लंबे समय तक रहे, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्टिंग पॉइंट्स मिले। फिर सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमाने के नए तरीके को ढूंढने के बाद राहुल का ध्यान फिर से उन्हीं लोगों की बातों पर चला जाता है जिन्हें गलत फहमी में देखकर राहुल का मूड दोबारा से सही हो जाता है और फिर वो एक शैतानी स्माइल के साथ बोलता है, विक्रांत कुमार, जिसे सेलेस्टियल सेक्ट का लीडर भी सीनियर कहकर बुलाता है, अब उसे तुमने मेरा मास्टर मान ही लिया है तो मैं तुम्हें निराश ना करते हुए उनका शिष्य बन ही जाता हूँ, ही। सीनियर यहाँ अपने से उच्च कल्टीवेशन वाले कल्टीवेटर को कहा जाता है और इसका उम्र और बुढ़ापे से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर राहुल अपने चेहरे पर उसी शैतानी मुस्कान को लेकर वहां से गांव वालों के सामान को खरीदने के लिए निकल जाता है। वहीं इस वक्त सेलेस्टियल सेक्ट के डिस्कशन हॉल में सभी फैक्शन ब्रांच के एल्डर्स और सेक्ट लीडर भी वहां बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, जिसका ऑफ कोर्स टॉपिक अपना टफ एक्टर राहुल ही था। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये आप सबको भी अच्छे तरीके से पता ही होगा कि सीनियर विक्रांत कितने गुस्से वाले और सनकी खोखो, सबको ये बात पता ही होगी। और इसके बावजूद भी हमने इस बार गलती से उन्हीं के एकलौते शिष्य को चोट पहुंचा दी है, और उनके गुस्से वाले स्वभाव के कारण इस गलती के परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए हमें उसके शिष्य को तुरंत ही माफ करके इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। तुम फ्लेम फैक्शन वाले तो ऐसा बोलोगे ही ना, क्योंकि तुम्हारी साइड से तो कुछ ही शिष्य उस लड़ाई में शहीद हुए हैं ना। असल नुकसान तो हमारा सनसेट फैक्शन का हुआ है, जिसने अपने दर्जनों होनहार शिष्य और 2 गोल्डन कोर के एल्डर्स को खोया है। और इसलिए अगर हमने विक्रांत सीनियर के डर से हमारे सनसेट फैक्शन को इंसाफ नहीं दिया तो आगे से इसकी रेपुटेशन इस सेक्ट में और अग्नि प्रदेश में बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी, जिससे इस फैक्शन में आगे से कोई भी शिष्य भाग नहीं लेगा। फैक्शन किसी सेक्ट की ब्रांच को बोला जाता है। ये बिल्कुल हमारे कॉलेज और स्कूल में मौजूद अलग अलग क्लब्स की तरह होते हैं। जैसे सेलेस्टियल सेक्ट में इस वक्त फ्लेम फैक्शन, फायर ड्रैगन फैक्शन, फायर क्लाउड फैक्शन आदि नाम के कई फैक्शंस मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा, इस बार हमारे फायर क्लाउड फैक्शन वालों को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके कारण हम इस मैटर को यूं ही जाने नहीं दे सकते। वो लड़का सच में बहुत ही ज्यादा धूर्त है, हम उसको ऐसे ही बिना सजा दिए नहीं जाने दे सकते। प्लीज सेक्ट लीडर सौरभ,
अब आप ही इस केस को आगे संभालिए और हमें न्याय दीजिए। और उस एल्डर के लीडर को आगे मामला संभालने की रिक्वेस्ट करते देख बाकी सभी भी लीडर सौरभ से बोलते हैं, प्लीज सेक्ट लीडर सौरभ, अब आप ही कुछ कीजिए। और उन सभी के रिक्वेस्ट करते ही डिस्कशन हॉल में मौजूद सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी जो अभी अपनी ही सोच में ही गुम था, वो अपने सर को उठाकर उनकी तरफ देखता है, जिससे उन सभी एल्डर्स को बहुत ही तेज प्रेशर महसूस होता है। पर सेक्ट लीडर उस प्रेशर को जल्द ही वापस ले लेते हैं, जिससे सभी एल्डर्स चैन की सांस लेते हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति है सौरभ रायजादा, जिसने अभी व्हाइट रंग का पाइथन डिजाइन वाला लॉन्ग कोट अपनी सेलेस्टियल सेक्ट की ब्लू यूनिफॉर्म के ऊपर पहना हुआ था, जिससे वो सेक्ट लीडर अपनी जगह पर बैठे बैठे ही सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और रही सही कसर उसके शरीर से निकलने वाले प्रेशर ने ही पूरी कर दी थी। इस वक्त सेक्ट लीडर सौरभ इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लेवल 5 पर है, जो कि इस अग्नि प्रदेश के महाराज से एक लेवल ही कम है, जिसके कारण ही आज सेलेस्टियल सेक्ट अपने साथी सेक्ट से तरक्की के मामले में काफी आगे था, जिसकी अग्नि प्रदेश में अपनी ही एक अलग पहचान है। वहीं जैसे ही सेक्ट लीडर सौरभ अपने एल्डर्स की इस परेशानी को सुनते हैं तो उनकी भौहें आपस से कुड़ जाती हैं, क्योंकि ये मामला बिल्कुल भी आसानी से सुलझने वाला नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि सीनियर विक्रांत का नाम जब वो जवान था तभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, जिसके ताकत के गुणगान को सुनकर सौरभ उस वक्त ही भौचका और हैरान रहता था। और अब तो इतने साल बीत गए हैं, जिसके कारण विक्रांत अब तो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। उसे अच्छी तरह से पता है कि विक्रांत कितना ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो सीनियर विक्रांत उत्तरी प्रदेश में लगभग पिछले 100 सालों से नहीं दिखाई दिए हैं, पर अब एक लड़का अचानक से कहीं से आकर उनका शिष्य होने का दावा कर रहा था, जिस दावे के सच होने पर सेक्ट लीडर सौरभ को अभी भी कुछ शक था। पर तभी उन्हें याद आता है कि कैसे उस लड़के ने उनके सेक्ट के खजाने वाले रूम से बहुत से कीमती खजानों को चुराया था और कैसे वो ओरिजिन इन्फेंट स्टेज की कल्टीवेटर के चंगुल से भी खोए हुए लेजेंडरी भूमि एस्केप एमलैम बचकर निकल गया था। उसने तो कोर बेयरिंग स्टेज पर होने के बावजूद भी पैन गांव में एक ऐसा स्पेल लगा दिया था, जिससे वो अपने एक हाथ के कंट्रोल से ही 10 गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स को आसानी से अस्तित्व से गायब कर सकने में सफल हो पाया था, जिसे याद करते ही सेक्ट लीडर सौरभ का बचा हुआ शक भी तुरंत ही गायब हो जाता है, क्योंकि ऐसे अनोखे ताकतवर और कीमती स्पेल और खजाने सिर्फ सीनियर विक्रांत ही अपने शिष्य को दे सकते थे। और राहुल के दिन दहाड़े चोरी करने की आदत और बिना भेदभाव के किसी को मार देने की आदत सिर्फ सीनियर विक्रांत के शिष्य में ही हो सकती थी। और अब लीडर सौरभ को राहुल के सच में सीनियर विक्रांत का शिष्य होने पर विश्वास हो जाता है। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद सेक्ट लीडर सौरभ अपने सामने नीचे की ओर बैठे अपने सेक्ट मेंबर्स को देखकर बोलता है, ये मैटर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मुझे विश्वास है कि लगभग तुम सबने ही सीनियर विक्रांत के कारनामों को पहले भी सुन रखा होगा, और आज जब उनका एक लौता शिष्य हमारे सामने आया है तो हमें उसका स्वागत रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए था। पर अब ये क्लियर हो चुका है कि उसके इरादे अभी बिल्कुल भी हमारे सेक्ट के लिए अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते उसने हमारे सेक्ट के एक छोटे खजाने के रूम को पूरी तरीके से खाली कर दिया है, जिससे हमारे सेक्ट के कुछ शिष्यों की कल्टीवेशन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसके कारण अगर उस लड़के ने हमें इस हरकत के पीछे की उचित एक्सप्लेनेशन वजह नहीं दी तो हम इस मामले को यूं ही जाने नहीं देंगे। इतना बोलकर सेक्ट लीडर सौरभ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर कुछ सोचकर आगे बोलते हैं, ये कैसा रहेगा कि तुम सभी लोग अभी यही सेक्ट में रुको, तब तक मैं किसी को कल उस लड़के को लाने के लिए भेजता हूं, और अगर वो अपनी गलतियों को मानकर हमसे सच्चे दिल से माफी मांग लेता है तो हम इस मैटर को भूल जाएंगे। पर क्या सिर्फ माफी काफी रहेगी इतने बड़े क्राइम के लिए? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी इस सुझाव पर अपनी हामी नहीं भरता, पर यह सुझाव सीधा दिया भी तो सेक्ट लीडर सौरभ ने है, जिनके सुझाव को वहां बैठा कोई भी एल्डर मना नहीं कर सकता था, और सभी के सभी इसके लिए हामी भर देते हैं। हामी भरने के कुछ देर बाद ही सभी सेक्ट लीडर के आगे अपने सर को झुका लेते हैं और साथ ही में बोलते हैं, हम सभी ये सिचुएशन सेक्ट लीडर सौरभ पर छोड़ते हैं, क्योंकि हमें आप पर विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो सेक्ट के हित में ही होगा। अब आखिर एक छोटे फैक्शन के चक्कर में सेक्ट लीडर सीनियर विक्रांत को कैसे नाराज कर सकते थे, और ठीक इसी तरह सबके ईगो घमंडीपने से भरी हुई बहसबाजी ऐसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी सीनियर विक्रांत के शिष्य राहुल को चोट पहुंचाने की। ऐसा वो 100 बार सोचने के बाद भी नहीं कर सकते थे। अभी सबको ये लग ही रहा था कि ये मामला अब निपट चुका है कि तभी किसी की ये बात ना मानने वाली आवाज सुनाई देती है, सेक्ट लीडर इस बूढ़ी औरत को आपकी ये बात मंजूर नहीं है। जिसको सुनते ही सबका ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है,
जिन्हें वहां एक बूढ़ी औरत अपनी जगह पर खड़ी होकर ये शब्द बोलती हुई नजर आती है। ये औरत कोई और नहीं है, बल्कि ये तो रेखा की वही आचार्या थी, जिसने राहुल को मारने की कोशिश की थी, जिसका नाम यामिनी था। और इनकी इस बात को सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ की आंखों की एक भौं ऊपर को उठ जाती है और वो यामिनी को देखकर बोलता है, यामिनी, कोई खास वजह है मेरी बात को ना मानने की? सेक्ट लीडर सौरभ की बात को सुनते ही यामिनी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है, जी सेक्ट लीडर, उस छोटे चूहे के हाथ हमारे सेक्ट के मेंबर्स के खून से रंगे हुए हैं। हम उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? और ये भी तो हो सकता है ना कि वो सीनियर विक्रांत का शिष्य हो ही ना, क्योंकि अभी तक तो हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई पक्का अंदाजा है ही नहीं। पहले जब मैं उससे मिली थी तो उसने मेरे सामने अग्नि प्रदेश के हमारे होनहार राजकुमार होने का ढोंग किया था। इसलिए अगर हमने उसको मार भी दिया तो हम सीनियर विक्रांत से ये कह सकते हैं कि हमें आप दोनों के शिष्य और टीचर होने के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमने तो बस उस शख्स को मारा है जो हमारे देश के राजकुमार होने का ढोंग कर रहा था। और जैसे ही यामिनी की बात खत्म होती है, वैसे ही वहां सभी बैठे हुए एल्डर्स का मुंह बिगड़ सा जाता है, क्योंकि उन्हें राहुल के सीनियर विक्रांत के शिष्य होने पर पूरा विश्वास था। और सीनियर विक्रांत कोई ऐसे शख्स नहीं है जिन्हें ये कहना कहलाना पसंद हो। वो तो अपने गुस्से के चलते संहार करने पर विश्वास रखने वाला कल्टीवेटर है, और यही सेम आदत हम उसके शिष्य राहुल में भी देख सकते हैं। पर यामिनी की इस बात को सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ अपने हाथ को हिलाकर बोलते हैं, भले ही वो सीनियर विक्रांत का शिष्य हो, चाहे ना हो, हमें ये कल उसके आने पर पता लग ही जाएगा। और कल कोई उस लड़के को पैन गांव से हमारे सेक्ट में आने के लिए इनवाइट बुलाना कर लेना, और आज के लिए इतना काफी है। और अपनी बात को खत्म करते ही सेक्ट लीडर सौरभ किसी भाप की तरह अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक था। वैसे उनकी इस तकनीक को उन सभी एल्डर्स ने पहले भी कई बार देख रखा था, इसलिए वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होते हैं। और उन्हें सेक्ट लीडर की आखिरी बात का मतलब अच्छे से समझ आ गया था कि ये कल ही तय किया जाएगा कि उस लड़के के साथ हमें करना क्या है, और ये सब उसके सीनियर विक्रांत के शिष्य होने और ना होने पर डिपेंड करता था। अगर वो सीनियर विक्रांत का शिष्य हुआ तो हम उसको पक्का हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर हाथ लगाना यम महाराज के घर की घंटी बजाने के बराबर हो जाएगा। और अगर वो सीनियर विक्रांत का शिष्य नहीं हुआ तो फिर बिना किसी शब्द के ही उस लड़के को सेलेस्टियल सेक्ट वाले महाराज यम के सामने फेंक देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि महाराज यम जो है वो मौत के देवता है, गॉड ऑफ डेथ। चैप्टर 27 ज्यादा महान होने के खतरनाक प्रभाव। अब तक सेलेस्टियल सेक्ट के डिस्कशन हॉल में इतनी देरी बहसबाजी करने के बाद ये डिसाइड होता है कि राहुल को महाराज यम के पास भेजने का फैसला इस बात से किया जाएगा कि वो असल में सीनियर विक्रांत का शिष्य है कि नहीं। अब आगे वही दूसरी तरफ रात के समय राहुल टाउन में इधर से उधर घूम रहा था, और घूमते घूमते समय समय पर वो जिस भी कल्टीवेटर के साइड से गुजरता था तो अपने अनोखे लॉन्ग ब्लैक कोट की वजह से वो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जिसके आकर्षण को देखकर जब कोई कल्टीवेटर राहुल को परेशान करने का डिसाइड करता है तो उसके ब्लैक लॉन्ग कोट से निकलने वाला प्रेशर उन्हें हमेशा ही राहुल से दूर रहने की चेतावनी देता है, जिसके कारण एक एक करके वो सभी बुरे इरादे वाले कल्टीवेटर राहुल से डरकर उससे दूर हो रहे थे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस पूरी ट्रिप के दौरान राहुल ने गांव वालों की जरूरत का बहुत सा सामान खरीदा और कई सख्त एक्टिंग पॉइंट्स भी कमाए। पर आधी रात होने की वजह से कई दुकानें पहले से ही बंद हो चुकी थी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी राहुल को हार मानकर एक होटल में रात बिताने के लिए एक कमरा बुक करना पड़ता है। और फिर अगली सुबह होते ही सारी दुकानें फिर से खुल जाती हैं, जिसके कारण मार्केट फिर से लोगों से भर गई थी, जिसको देखकर राहुल अपने होटल से निकलकर फिर से उन्हीं रास्तों पर चलने लगता है। और जहां जहां से भी राहुल गुजर रहा था, वहां वहां के सभी कल्टीवेटर्स राहुल को पहले हैरानी और फिर रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। राहुल के हर कदम के साथ उसका ब्लैक लॉन्ग कोट पीछे को लहरा रहा था, और राहुल भी जहां तक हो सके वहां तक सबको अपना कॉन्फिडेंट और कूल लुक दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण राहुल के दिमाग में लगातार सिस्टम की नोटिफिकेशंस की बीप घंटियां सुनाई देने लगती है, जिससे राहुल का सख्त एक्टिंग पॉइंट्स वाला बैंक रॉकेट की स्पीड से भरने लगता है। और फिर जैसे ही राहुल सभी सामान को खरीद लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसके सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 25 से बढ़कर 130 हो गए थे, वो भी चलते चलते ही, बिना किसी मेहनत के। जिसके एहसास से राहुल के पूरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इस बार की उसकी ये ट्रिप काफी फलदायक रही थी। और इसी खुशी के साथ राहुल उस टाउन से बाहर निकल जाता है और वापस गांव की तरफ जाने लगता है, जिस तरफ जाते जाते राहुल सभी सामान को बिना किसी की नजरों में आए हुए अपनी सिस्टम की स्टोरेज में रख लेता है।
वापस जाते वक्त राहुल अपने ब्लैक कोट को उतारकर अपने उन्हीं पल्लवी के दिए गए कपड़ों में आ जाता है। और उसने ये कोट बिना किसी की टेंशन से खुलेआम उतारा था, क्योंकि अगर उसे इस वक्त ऐसे जाते हुए कोई पहचान भी लेता है तो वो अपने पीछे आने वाले सभी कल्टीवेटर्स का संहार करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब भला किसी को फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी। पर इस बार राहुल की किस्मत बहुत ही खराब थी, क्योंकि उसे खुलेआम यूं चलते हुए देखकर भी किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया था। वो सभी तो उसको देखते ही डर कर उससे दूर भाग जाते थे, जैसे अगर वो राहुल के पास भी गए तो राहुल उन्हें जिंदा ही निगल जाएगा। और इसका कारण है रात में और भी ज्यादा तेजी से फैली हुई राहुल की महानता। अब लगभग टाउन में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स ने ये सुन लिया था कि राहुल ने अकेले ही कई गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स को यम के दर्शन करवा दिए हैं। जिसे सुनते ही उन सभी को राहुल के सामने उनकी औकात पता लग गई थी। जो पता लगने के बाद कोई भी राहुल से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। जिसे देखकर और महसूस करके राहुल पैनिक करने लगता है, क्योंकि अगर उसे मारने के लिए कल्टीवेटर्स ही नहीं मिलेंगे तो वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स कैसे इकट्ठा करेगा। और इसी पैनिक में जब वो अपने से दूर भागते हुए एक कल्टीवेटर्स के ग्रुप को देखता है तो वो उनमें से एक कल्टीवेटर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हे हाँ तुम ही, इधर आओ मेरे पास। शिट, अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे तो बस तुमसे एक ज्ञान को बढ़ाने वाली और गॉड को नजदीक से देखकर उनकी महिमा को जानने वाली लड़ाई ही करनी है। और राहुल की इस लड़ाई वाली बात को सुनते ही सभी कल्टीवेटर्स ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्होंने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। जिसे देखकर राहुल का चेहरा पूरा पछतावे से भर जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे ऐसे सीधे सीधे लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे राहुल को लेवल अप करने के लिए किसी को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा करने की जरूरत थी, पर अब इसके चलते राहुल बिना वजह के अंधाधुंध संहार तो शुरू नहीं कर सकता था ना। और अगर राहुल ऐसा करेगा तो उसके और उन कल्टीवेटर्स के बीच में क्या ही फर्क रह जाएगा जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। वो सिर्फ उन्हीं कल्टीवेटर्स को मारेगा जो उससे जानकर पंगा लेंगे, वरना वो किसी को हाथ भी नहीं लगाएगा। और अपने आप को अच्छा और सही समझते हुए राहुल उन कल्टीवेटर्स को दूर भागते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है, तुम लोगों में तो अपने लक्ष्य को पूरा करने का जज्बा और हिम्मत तो है ही नहीं। तुम ऐसे कैसे मुझसे बिना लड़े ही भाग सकते हो? तो क्या हुआ अगर मैंने गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को अपनी कम कल्टीवेशन होने के बावजूद मारा है? तुम भी आओ और अपनी कम लेवल की कल्टीवेशन से मुझे भी मार लो। बदले में मैं तुम्हें बस एक ही मुक्का मारूंगा। जिसको सुनते ही उनमें से कई भाग रहे कल्टीवेटर्स अपनी जगह पर जम से जाते हैं और कई अपने पैरों में ही उलझकर गिर जाते हैं और मुंह बनाते हुए बोलते हैं, तुमने अपने एक हाथ के इस्तेमाल से ही कई गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारा है और अब तुम सिर्फ एक मुक्के को इस्तेमाल करने वाली बात से किसको पागल बनाने के बारे में सोच रहे हो? और अगर बाय चांस हम तुम्हारे इस ऑफर को मान भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि हम तुम्हारे इस ऑफर की सच्चाई को देखने के लिए एक मुक्के के बाद जिंदा बचेंगे भी कि नहीं? हम मजाल है हमसे कोई तुम्हारे आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर कदम भी रख दे। हम तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत भी कैसे हो सकती कि हम तुम्हारे पास अपनी कोर बेयरिंग स्टेज की कल्टीवेशन के साथ आ भी सकते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती हम जैसे छोटे और कमजोर कल्टीवेटर्स को परेशान करते हुए? वहीं जैसे ही राहुल इस कल्टीवेटर की बात को सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो पीछे से उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, ओए, कौन सी छोटी कल्टीवेशन, हम दोनों तो सेम ही लेवल के हैं और मैंने तुम्हें कब परेशान किया? मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार से लड़ाई करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी राहुल उस कल्टीवेटर पर चिल्ला ही रहा था कि तभी उसको एहसास होता है कि वो कल्टीवेटर्स उसकी आंखों से अब ओझल हो चुके हैं। जिसके एहसास से राहुल बोलता है, खैर छोड़ो इसको, मुझे भविष्य में और भी कई मौके मिल जाएंगे दूसरों से लड़कर एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने के। और इतना बोलते ही राहुल के पैरों के ठीक नीचे बिजली चमकने लगती है और वो पेन गांव के लिए तेजी से निकल जाता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। कुछ देर उड़ने के बाद राहुल उन दोनों पहाड़ों को पार कर लेता है जिससे वो पेन गांव में कुछ ही देर में पहुंचने वाला था। अभी वो उड़ ही रहा था कि तभी उसे अपने साइड से दो रोशनी की किरणें तेज स्पीड से निकलती हुई दिखाई देती हैं। जिसको देखकर राहुल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो दोनों रोशनियां कुछ और नहीं थे बल्कि कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने सेलेस्टियल सेक्ट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिनको जब राहुल ध्यान से देखता है तो उसे उन दोनों कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर को पहचान लेता है जो जिग्नेश था। ये वही कल्टीवेटर था जिसने उसे खजाने के कमरे में चोरी करते हुए खो मेरा मतलब उन खजानों को खराब होने से बचाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। और उन दोनों को वहां देखकर राहुल अपने मन में सोचता है, क्या सेलेस्टियल सेक्ट वालों ने उसे फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भेजे हैं? और अगर हाँ तो इतने कम क्यों भेजे हैं? इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला।
अभी राहुल उड़ते उड़ते इस बात से कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी वो दोनों कल्टीवेटर्स भी राहुल को देख लेते हैं और अपनी तलवार की स्पीड को कम करके राहुल के सामने ग्राउंड पर लैंड कर जाते हैं। जमीन पर लैंड करते ही जिग्नेश राहुल से बोलता है, मेरे दोस्त, तुम्हें हमारे सेक्ट लीडर ने अपने सेलेस्टियल सेक्ट में इनवाइट किया है। और ये बोलते वक्त जिग्नेश को बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। अब लगे भी क्यों ना जब तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो कुछ समय पहले ही आपकी आंखों के सामने मरा हो। वहीं जिग्नेश की इस बात को सुनते ही राहुल शॉक्ड हो जाता है और अचंभे में बोलता है, सेक्ट लीडर। और इतना बोलते ही राहुल अपने मन में सोचता है, सेलेस्टियल सेक्ट का लीडर। शिट, वो तो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है और अगर उसके इस बुलावे पर मैं अपनी कोर बेयरिंग स्टेज की कल्टीवेशन के साथ चला गया तो मुझे अपने सामने देखकर अगर उसने मुझे नीचे लिटाकर मेरी पिटाई कर दी तो मैं उसका आखिर बिगाड़ ही क्या लूंगा। कोई पागल ही होगा जो इस बुलावे पर जाने के लिए हाँ करेगा। और इतना सोचते ही राहुल जिग्नेश को सीधे सीधे मुंह पर मना करते हुए बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। राहुल के इतने सीधे जवाब को सुनकर वो दोनों शिष्य कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं, पर जैसे ही उन्हें ये समझ आता है कि राहुल ने उन्हें मना कर दिया है तो वो पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने राहुल को सेक्ट में लाने का मिशन पूरा नहीं किया तो इस बार की सजा उन्हें सेक्ट मास्टर खुद देने वाले थे, जिसके बारे में सोचते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके कारण वो तुरंत ही राहुल से बोलते हैं, मेरे दोस्त, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। यहां तक रही बात सेक्ट लीडर की आपको बुलाने की बात, तो वो सिर्फ आपके और हमारे कई फैक्शनर्स के बीच में पैदा हुई गलतफहमी को दूर करवाना चाहते हैं। और उसकी इस बात की सुनते ही राहुल सरप्राइज होते हुए अपने मन में बोलता है, गलतफहमी क्लियर करने के लिए बुला रहा है। वे कहीं ये सब मेरे बारे में फैल रही अफवाह, मतलब महानता का असर तो नहीं है, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर भी मुझे विक्रांत नाम के शख्स का शिष्य तो नहीं समझ लिया है, जिसके कारण अब वो मुझे सजा देने की बजाय बच निकलने का मौका दे रहा है। हाँ, ये अच्छा चांस है सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमाने के लिए। इतना सोचने के बाद राहुल उस शिष्य की तरफ देखकर बोलता है, ओह, तो ऐसी बात है, वो मुझसे ये मैटर डिस्कस करना चाहते हैं। तो ठीक है, वापस जाओ और अपने सेक्ट लीडर से बोल दो कि वो इधर ही आ जाए और मुझसे मैटर डिस्कस कर ले। वहीं राहुल की इस बात को सुनते ही जिग्नेश और उसके साथी कल्टीवेटर की आंखें लगभग बाहर ही निकलने को हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या? उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलते ही जिग्नेश अपने मन में बोलता है, सेक्ट लीडर को बोलो कि वो इधर तुमसे मिलने यहाँ आए। कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे हो? और ये तुम हमारे सेक्ट लीडर को ऐसे बिना इज्जत के कैसे बुला सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वहीं जिग्नेश के क्या का जवाब देते हुए राहुल घमंड के साथ बोलता है, क्या है? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं किसका शिष्य हूं? और अगर नहीं पता है तो अपने सेक्ट लीडर से ही जाकर पूछ लो। और राहुल की इस बात सुनकर जिग्नेश और उसके साथी कल्टीवेटर की बोलती बंद हो जाती है और वो शर्मिंदगी के साथ सिर्फ तुम ही बोल पाते हैं। और उनके इतना बोलते ही राहुल के मन में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके इनाम के तौर पर आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में दिए जाते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। और उनकी इस शर्मिंदगी कारण ये था कि उन्होंने भी ये अफवाह पहले से ही सुन रखी थी कि राहुल असल में सीनियर विक्रांत का शिष्य है, जिस अफवाह पर उन्हें विश्वास भी था। इसलिए जिग्नेश राहुल से लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, दोस्त, हमें पता है कि तुम हमारे सेक्ट के एक रिस्पेक्टफुल गेस्ट हो, पर अभी सेक्ट लीडर और एल्डर्स तुम्हारा इंतजार हमारे सेक्ट के डिस्कशन हॉल में कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बस हमारे पीछे चल लो। और अभी जिग्नेश ने इतना बोला ही था कि राहुल उसे बीच में काटते हुए बोलता है, ठीक है, तुम्हारी इस निष्ठा भाव को देखकर मैंने तुम लोगों के साथ जाने का डिसाइड कर लिया है। वैसे तो असलियत में राहुल हर कीमत पर उन्हें मना करने वाला था, पर फिर आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है और वो जाने का डिसाइड कर लेता है। और इसका कारण पैन गांव की सेफेटी थी, क्योंकि 4 डायरेक्शन प्रोटेक्शन स्पेल सिर्फ इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से नीचे के कल्टीवेटर्स को ही रोक सकता है, और अगर वो सेक्ट लीडर इधर आ जाएगा तो वो ये स्पेल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर उसने स्पेल को तोड़ दिया तो उसके परिणाम काफी भयंकर और खतरनाक हो सकते थे। इसलिए राहुल सेक्ट लीडर को इधर बुलाने की जगह खुद ही सेक्ट में जाकर सख्त एक्टिंग करके सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमाने का डिसाइड करता है। और इस वक्त उसके पास सिस्टम की स्टोरेज में डिवाइन एस्केप टोकन, वही टेलीपोर्टेशन टोकन, पड़ा हुआ था, जिसकी मदद से राहुल सख्त एक्टिंग करने के बाद वहां से सुरक्षित निकलकर भाग सकता है, और फिर वहां से भागने के बाद राहुल तुरंत ही उन सख्त एक्टिंग पॉइंट्स से और ज्यादा ताकतवर स्पेल्स को पैन गांव पर लगा देता, जिससे पैन गांव हमेशा हमेशा के लिए खतरे से मुक्त हो जाएगा। और फिर सब कुछ प्लान करके राहुल लाइटनिंग हेस्ट का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल सेक्ट की तरफ तेजी से बढ़ जाता है।
जिसकी तकनीक को देखकर वो दोनों बोलते हैं, क्या ही फास्ट तकनीक है। उद्धरण चिन्ह, ये तो सचमुच में बिजली की सवारी कर रहा है, इसका बैकग्राउंड पक्का नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। और उनके इतना बोलते ही राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे इस वक्त सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई दे रही थी। अल्पविराम, ये राहुल का दूसरी बार था जब वो सेलेस्टियल सेक्ट में आ रहा था। इस वक्त राहुल के सामने बहुत ही बड़ा व्हाइट जेड से सजा हुआ सेक्ट का गेट था, जिसमें एंटर करने के लिए स्पेशल और कीमती पत्थरों की सीढ़ियां जमीन से लेकर ऊपर उस सेक्ट के गेट तक जा रही थी, जो कीमती पत्थरों की खासियत की वजह से अलग ही आकर्षण के साथ चमक रही थी। और उस गेट के साइड में एक पुराने और रहस्यमयी पत्थर के ऊपर डिजाइनर कर्सिव हैंडराइटिंग में बड़े बड़े अक्षरों में सेलेस्टियल सेक्ट लिखा हुआ था, जिससे एक अलग ही प्रेशर निकल रहा था, जिसके दबाव के कारण कोई सेक्ट के नाम को सर उठाकर ज्यादा देर के लिए नहीं देख सकता था। और इसी बड़े गेट के साथ पीछे की ओर बहुत सारे बड़े बादलों को देख सकता था, जो नॉर्मल बादलों से बहुत ही अलग थे, क्योंकि उनमें से एक बादल जो राहुल देख पा रहा था वो असल में शिष्यों का एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, और वहीं एक बादल पर तो उड़ती हुई छत भी थी जिस पर लाल कलर की चमकती हुई टाइल्स लग रखी थी, जिसके आसपास बहुत सारे सेलेस्टियल सेक्ट के शिष्यों को अपनी तलवारों पर उड़ते हुए देखा जा सकता था। और इन सबको देखकर राहुल इतना हैरान हो जाता है कि उसके मुंह से सिर्फ क्या भव्य दृश्य है, यही निकलता है। वैसे राहुल इससे पहले भी सेलेस्टियल सेक्ट में आ चुका है, पर वो मेन एंट्रेंस से आने की बजाय सीधे सेक्ट के खजाने के कमरे में अपने डिवाइन एस्केप टोकन की मदद से आया था, जहां आने के बाद उसने अच्छी सोच के साथ पूरे खजाने के कमरे को खाली कर दिया था, और कमरे को पूरी तरीके से खाली करने के बाद वो तुरंत ही बिना सेलेस्टियल सेक्ट के भव्य नजारे को देखे बिना ही दोबारा डिवाइन एस्केप टोकन का इस्तेमाल करके सेक्ट से निकल गया था। पर इस बार जब वो उस बड़े गेट के सामने खड़ा था तो वहां के प्रेशर से उत्पन्न दबाव को महसूस करके वो काफी ही ज्यादा शॉकड था। अभी वो सेक्ट के भव्य नजारे को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से वूश की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राहुल जैसे ही पीछे घूमकर देखता है तो उसे अपने पीछे अभी पहुंचे हुए जिग्नेश और उसका साथी कल्टीवेटर दिखाई देता है, जो वहां पहुंचते ही राहुल से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, दोस्त इस रास्ते से, और उसको रास्ता दिखाने लगते हैं, जिसको सुनकर राहुल अपने सर को हाँ में हिलाकर उनके पीछे जाने लगता है। ऑफ कोर्स उसने इस वक्त अपने सिस्टम को अभी डिवाइन एस्केप टोकन को तैयार करने के लिए बोल रखा था, क्योंकि किसी ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम को महसूस करते ही वो एक कमांड के साथ ही तुरंत यहां से बचकर निकल जाएगा। पर जिस रास्ते से वो दोनों शिष्य उसे लेकर जा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खुल्ला डुल्ला था, जहां किसी ट्रैप के होने के बहुत ही कम चांस थे। अभी वो उन दोनों के पीछे चल ही रहा था कि तभी वो दोनों उसे बहुत ही सुंदर ब्रिज से लेकर जाते हैं, जिस पर चलते वक्त राहुल को ऐसा लग रहा था कि वो किसी जन्नत में जा रहे हैं। पर ऑफ कोर्स ये जन्नत का रास्ता तो नहीं ही था, पर हाँ ये सेक्ट के सेंटर में बने मेन हॉल का रास्ता था, जिसे यहाँ के लोगों ने डिस्कशन हॉल का नाम दिया हुआ था, जहां इस वक्त अनेक छोटे और बड़े फैक्शंस के एल्डर्स हॉल के दोनों ओर अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, और उनके सेंटर में सामने की ओर बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक मैच्योर लुक था, और ये कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टियल सेक्ट का सेक्ट लीडर सौरभ रायजादा था। और जैसे ही राहुल उस डिस्कशन हॉल के अंदर एंटर होता है, वैसे ही उन सबका ध्यान उस पर चला जाता है, और राहुल को पहचानते ही सभी उसको अपनी जलती हुई नजरों से घूरने लगते हैं, जिन नजरों को अपने ऊपर महसूस करके राहुल बिल्कुल भी एक्साइटेड और खुश नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने सर को घुमाकर एक उसको ही घूरते हुए एल्डर को देखकर उससे थोड़ी सर्द आवाज में पूछता है, ओए, क्या तुमने कभी किसी ताकतवर और हैंडसम इंसान को नहीं देखा है जो मुझे ऐसे घूर रहे हो? जिसके जवाब में वो एल्डर राहुल को कुछ गुस्से से बोलना तो चाहता था, पर वो राहुल के मास्टर को याद करके एक अनजाने डर के कारण अपने शब्दों को वापस अपनी चाय के घूंट के साथ निगल जाता है। और वहीं राहुल की इस बात को सुनते ही वहां मौजूद कई एल्डर्स का गुस्सा बढ़ जाता है, जिसे वो अपनी खांसी के साथ बाहर निकालते हैं, जिसके कारण पूरे हॉल में कई एल्डर्स को खांसते और चाय पीते हुए देखा जा सकता था, जिसके कारण राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वहीं इस नजारे को अपने सामने देखकर सेंटर में बैठे हुए सौरभ की आंखों की एक वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और वो राहुल से पूछता है, इस सेक्ट के सेक्ट लीडर होने की हैसियत से मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा मास्टर कौन है? उद्धरण चिन्ह। जिस सवाल का जवाब राहुल चिढ़ते हुए गुस्से से देता है, इस सवाल से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। हम
और राहुल के इस जवाब को सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, जिस सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन इसकी थी। इस वक्त डिस्कशन हॉल में मौजूद सभी लोग सन्न हो रखे थे और उन सभी के दिमाग में लगभग यही चल रहा था, इस लड़के को खतरों से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक है और इसका गुस्सा तो ओ माय गॉड सीधा शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। इसका बैकग्राउंड सच में बहुत ही ताकतवर होगा। और वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर सौरभ के पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे, क्योंकि इतने हजारों सालों में पहली बार तो किसी ने उसको उसकी औकात दिखाई थी, वो भी उसने जो खुद कोर बेयरिंग स्टेज का कल्टीवेटर था। वहीं आसपास के इस अजीब वातावरण को राहुल भी महसूस करता है, जिसको महसूस करके उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, जिसका एहसास होते ही राहुल बात को संभालते हुए बोलता है, मुझे तुम लोगों ने यहाँ बात डिस्कस करने के लिए बुलाया है ना, तो वही करो ना, क्यों फालतू के सवाल को पूछकर मेरा और अपना समय वेस्ट कर रहे हो। और मेरे मास्टर को खुद के बारे में बात का होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ध्यान रखना कि आइंदा से उनके बारे में कोई भी सवाल मत करना। और राहुल के अपनी बात को खत्म करते ही वहां मौजूद सभी को राहुल की बात का मतलब अब समझ आने लगता है। ओह, तो इसके मास्टर को अपने बारे में बात का होना बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो ये बात है, पर तुम्हारी बात का तो यही मतलब निकलता है ना कि विक्रांत कुमार ही तुम्हारे मास्टर हैं, क्योंकि ऐसे शौक सिर्फ उनको ही है। भगवान का शुक्र है कि हमने अभी तक इस पर हमला नहीं किया था, जिस कारण हम बात को अभी भी संभाल सकते हैं। और राहुल के ऐसे बोलने का कारण समझ आते ही सभी चैन की सांस लेते हैं। वहीं राहुल की इस एक्सप्लेनेशन को सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ को भी राहुल की इस बदतमीजी का कारण समझ आ जाता है, जिसके समझ आते ही सौरभ कुछ पल के लिए सोचता है और फिर बोलता है, तुमने सही कहा, हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारे और हमारे फैक्शन में हुई कुछ गलतफहमियों को क्लियर करने के लिए ही बुलाया है। जिसको सुनते ही राहुल अपने सर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, ओह, तो बोलो तुम्हें क्या क्लियर करना है। उद्धरण चिन्ह। राहुल की इस बात को सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ पहले तो कुछ पलों के लिए हॉल में मौजूद फैक्शनस के एल्डर्स को देखता है और फिर बोलता है, पहली गलती तो वो जब तुमने हमारे सेक्ट में घुसकर हमारे खजाने के कमरे के सभी खजानों को चोरी किया। अभी सौरभ ने इतना ही बोला था कि राहुल तुरंत ही उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, वेट, मैंने कब तुम्हारे खजानों को चुराया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जिसको सुनते ही सौरभ कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है, पर फिर वो अपने आप को जल्दी से संभाल कर राहुल से अपनी भारी आवाज में बोलता है, हमारे पास इस बात का प्रूफ है, जिग्नेश यहाँ आओ और सबको सच्चाई बताओ। और अपने सेक्ट लीडर की इस बात को सुनते ही जिग्नेश, जो अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा था, वो जल्दी से भागकर हॉल में आता है। पर इससे पहले कि जिग्नेश सच्चाई बताने के लिए अपने मुंह को खोल भी पाता कि राहुल वहीं खड़े खड़े हंसने लगता है और बोलता है, हा, किसको पता दोस्त जिग्नेश वहां पर मौजूद था भी कि नहीं। पर तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले तुमसे मजाक कर रहा था और मैं यानी राहुल अपनी गलतियों को हमेशा ही मानता हूं, और अभी तुम सही थे, उन खजानों को मैंने ही चुराया था। और राहुल की इस बेशर्मी को देखकर सभी लोगों के पास उसको बोलने के लिए कोई शब्द होता ही नहीं है। वहीं सौरभ के लिए तो राहुल का गलती मानना ही सबसे जरूरी था, जिसके कारण वो राहुल की इस बेशर्मी पर सवाल जवाब करने की जगह राहुल से आगे बोलता है, खजानों को चुराने के बाद तुमने हमारे सेक्ट के फैक्शनस के कई शिष्यों और एल्डर्स को भी जान से मारा है। अभी सेक्ट लीडर ने इतना बोला ही था कि राहुल उनकी बात दोबारा से काटते हुए बोलता है, रुको जरा, मैंने तो कभी भी तुम्हारे सेक्ट के किसी भी शख्स को नहीं मारा है। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। और राहुल की इस बात को सुनते ही कई लोगों ने लगभग खून की उल्टी कर ही दी थी, और बूढ़े लोग जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनका जी तो राहुल को एक कसकर थप्पड़ मारने का कर रहा था। डैम, उनकी मुलाकात आज तक कभी भी इतने बेशर्म इंसान के साथ नहीं हुई थी। वहीं इस बार हमेशा शांत रहने वाला सेक्ट लीडर सौरभ भी थोड़ा गुस्से और चिड़न के साथ बोलता है, अगर तुम इसी एटीट्यूड के साथ ऐसे ही जवाब देने वाले हो तो हमें आगे की डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जिसको सुनते ही राहुल अपने कंधों को उचकाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे आगे की डिस्कशन नहीं करनी है तो ठीक है, मैं चलता हूं, पर तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि बाद में मेरे मास्टर तुमसे खुद पर्सनली आगे की डिस्कशन करने आएंगे, बाय बाय। और इतना बोलकर वो सेक्ट से बाहर जाने लगता है। जिसको ऐसे बाहर जाते देख सभी पैनिक करने लगते हैं। अभी तो उनसे शिष्य ही नहीं संभल रहा था, और अगर मास्टर भी यहाँ आ गया तो ये हमारी शांति भरी दुनिया का अंत नहीं होगा क्या। उद्धरण चिन्ह।
जिसके बारे में सोचते ही राहुल के साइड में बैठा हुआ एल्डर जल्दी से रिएक्ट करता है और खड़ा होकर राहुल के हाथ को पकड़ लेता है और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है, छोटे भाई, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। हमारे सेक्ट लीडर का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। और उस एल्डर की बात को सुनते ही राहुल तुरंत बोलता है, अगर सेक्ट लीडर की बात का ये मतलब नहीं था तो इसका क्या मतलब है? मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था ना कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारा पूरा पूरा सहयोग करूंगा, पर तुम लोग हो कि मुझसे प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहे हो और फालतू की बातें करे जा रहे हो। अब जो हो चुका है उसके बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने भी बोला है कि कड़े मुर्दों को उखाड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उनको उखाड़ने से वो कौन सा दोबारा जिंदा हो जाएंगे। और राहुल की इस एक्सप्लेनेशन को सुनते ही सभी का मुंह बन जाता है और वो सब इस वक्त यही सोच रहे थे कि ये ऐसा किस घटिया बुजुर्ग ने बोला था जिसकी वजह से ये हरामी लड़का हमें उल्लू बनाकर जा रहा है। और राहुल की इस बात को सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ का गुस्सा हर बीतते पल के साथ बढ़ रहा था, जिस गुस्से को वो कंट्रोल करके बोलता है, अब जब तुम्हें सीधे सीधे काम की बात ही करनी है तो ठीक है, हम तुमसे सीधे सीधे वही बोलते हैं जो मैंने तुम्हारे आने से पहले अपने फैक्शन लीडर्स के साथ डिसाइड किया था। हमने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अगर तुम हम सब से माफी मांग लोगे तो हम इस मैटर को यही खत्म कर देंगे। ऑफ कोर्स अगर तुम हमसे माफी ना मांगने का डिसाइड करते हो, जो तुम विक्रांत कुमार के शिष्य होने के नाते कर भी सकते हो, तो हम तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ पैन गांव वालों की जिंदगियों की सुरक्षा का हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और सेक्ट लीडर की इस बात को सुनते ही राहुल गुस्से में सर्द हंसी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में सेक्ट लीडर सौरभ बोलता है, ये कोई धमकी नहीं है, ये वो परिणाम है जो तुम्हारे माफी ना मांगने की वजह से सामने आएगा। आज इतने सालों तक सेलेस्टियल सेक्ट के लीडर की कुर्सी पर बैठने के बाद मेरे पास बहुत सारी स्किल्स, हथियार और कई तरह के खजाने मौजूद हैं, जिनमें से एक है स्पेल ब्रेकिंग एम्बलम, जिसके इस्तेमाल से किसी भी बिगिनर लेवल के स्पेल को बिना किसी परेशानी के तोड़ा जा सकता है। इसलिए तुम ये समझने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना कि तुम्हारा स्पेल अमर अजर है, जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। जिसको सुनते ही राहुल के चेहरे पर परेशानी की जगह एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है, ओह, स्पेल ब्रेकिंग एम्बलम जो किसी भी बिगिनर लेवल के स्पेल को तोड़ सकता है। ही अभी तुमसे कुछ और सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमाने के बाद मैं आराम से पैन गांव में जाकर अपने बिगिनर शुरुआती 4 डायरेक्शन प्रोटेक्शन स्पेल को इंटरमीडिएट लेवल मध्यम लेवल स्पेल से बदल सकता हूं, और तब मैं देखूंगा कि तुम बुद्धू लोग कैसे उस स्पेल को तोड़ते हो। ही उद्धरण चिन्ह। और इतना सोचते ही राहुल अपने सर को हाँ में हिलाकर जोर से सर्द हंसी हंसते हुए बोलता है, ही तुमने सही कहा, मैं कभी भी किसी से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब मैं अपने मास्टर का शिष्य बना था तो उन्होंने सबसे पहली सीख मुझे कभी भी किसी भी हालत में किसी से भी माफी मांगने से सख्त मना किया था, मतलब किसी के सामने झुकने से मना किया था, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। और तुम्हें पता है, उस सीख को समझते ही प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपने मास्टर के सर पर ही जोर से थप्पड़ मार दिया था, जिसके कारण उन्होंने मेरा पीछा और मेरी पिटाई लगातार 3 दिनों और 3 रातों तक की थी, पर मैंने तब भी उनसे माफी नहीं मांगी थी। और अब, और इतना बोलकर राहुल वहां मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखता है और आगे बोलते हुए कहता है, और अब तुम लोग चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? क्या तुम लोगों की औकात भी है मेरी माफी को स्वीकार करने की? हा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या राहुल के इस जवाब से आएगी पैन गांव वालों पर कोई नई मुसीबत, या राहुल संभाल लेगा इस सिचुएशन को अपनी सख्त एक्टिंग स्किल से, या उल्टा इस सिचुएशन को और भी बिगाड़ देगा? राहुल के सेक्ट लीडर सौरभ को उसकी औकात दिखाते ही पहले तो एल्डर्स और कुछ शिष्यों से भरा हुआ हॉल बिल्कुल सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि आज पहली बार था कि किसी ने उनके भगवान समान सेक्ट लीडर से ऐसे बात की थी। पर फिर जैसे ही उन्हें इस हकीकत पर विश्वास होता है, वैसे ही कुछ गुस्सैल एल्डर्स जो और शांत नहीं बैठ सकते थे, वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम्हारा ये दुस्साहस, आज हम तुम्हें। अभी उन एल्डर्स ने इतना बोला ही था कि राहुल उनकी बात को बीच में काटते हुए जोर से डांटते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों ने भी मुझसे ऐसे ही बात करनी जारी रखी तो मैं तुम सभी से भी आगे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, और तब तुम लोग भी मेरे मास्टर से ही आगे की बात कर लेना। और राहुल की इस बात को सुनते ही उनमें से कई एल्डर्स के शब्द गले में ही फंस जाते हैं, जिनसे उन्हें जोरदार खांसी आने लगती है, और कई बेचारे एल्डर्स तो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में लगभग बेहोश होते हुए जमीन पर ही गिर जाते हैं।
बेचारों के पास राहुल की इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, जिसके कारण खांसी की आवाज को छोड़कर बाकी पूरा हॉल दोबारा से बिल्कुल शांत हो जाता है। क्योंकि उनमें से कोई भी राहुल के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि राहुल के खिलाफ जाना मतलब उसके मास्टर के खिलाफ जाना था। पर अब इस वक्त उनमें से कोई भी अपने घमंड को साइड रखकर इस मैटर को शांतिमय तरीके से हल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब उनकी बेइज्जती को सहने के मीटर की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। वहीं असल में तो राहुल भी इस सिचुएशन में और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता था, पर इस वक्त ऐसा करने के बजाय उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। क्योंकि अगर अपने टफ मास्टर विक्रांत के होते हुए वो आसानी से बिल्कुल भी किसी के आगे आसानी से नहीं झुक सकता था। वो भी तब जब उसके मास्टर के बारे में ये अफवाह फैली हो कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और टफ नेचर का था, जिस वजह से विक्रांत का शिष्य होने के नाते उसे अपने मास्टर से भी ज्यादा घमंडी और आसानी से ना झुकने वाला होना चाहिए था। और अगर उसने इस वक्त आसानी से माफी मांग ली तो बात सुधरने की जगह और भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि इस माफी से सिचुएशन पर बिल्कुल उल्टा ही प्रभाव होने वाला था, जो उन्हें उसके प्रति शक करने पर मजबूर कर देगा। और माफी मांगने से सबसे बुरा ये भी हो सकता था कि उसकी असलियत सबके सामने खुलकर आ सकती थी, जिसके कारण यहाँ बैठे सभी फैक्शनस उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले थे। जिससे वैसे राहुल को तो उनका कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उसके हाथों में उसका सिस्टम जो था, पर इससे पैन गांव वालों पर बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जिस वजह से राहुल को यहाँ रहकर आखिर तक इस एक्ट को जारी रखना पड़ रहा था। जिसके एहसास से राहुल अपनी मुट्ठियों को कसते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर अभी मुझे और भी कई मौके मिलेंगे सख्त एक्टिंग करने के लिए, जिस कारण मैं इस जलते हुए लावा के बीच कुछ और देर स्विमिंग करने के लिए तैयार हूँ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और इस सन्नाटे को चीरते हुए सेक्ट लीडर सौरभ राहुल को गंभीरता से देखते हुए पूछते हैं, अगर तुम माफी नहीं मांग सकते हो तो तुम्हारे हिसाब से हम इस मामले को कैसे हल कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वैसे तो लीडर ने यहाँ मामले को सॉल्व करने की ही कोशिश की थी, पर इसमें एक अजीब बात थी कि ये बोलते वक्त लीडर की आवाज में गुस्से और सर्दपने की जगह एक हल्का सा झुकाव था, जिसे महसूस करके राहुल अपने दिल में एक बड़ी सी स्माइल करता है, क्योंकि वो जो अपनी एक्टिंग से प्रूफ करना चाहता था वो प्रूफ हो चुका था, और सेक्ट लीडर ने उससे फाइनली पूरे तरीके से उसकी विक्रांत के शिष्य होने वाली आइडेंटिटी पर विश्वास हो गया था। जिसके एहसास से राहुल अपने मन में बोलता है, अब इसको मेरे ऊपर विश्वास हो ही चुका है, तो ये विश्वास तब तक नहीं टूटेगा जब तक सेक्ट लीडर खुद विक्रांत से नहीं मिल लेता। पर क्या सेक्ट लीडर सौरभ का चांस है विक्रांत कुमार से मिलने का? इसके चांसेस तो बहुत कम है, इसलिए जब तक उन दोनों की मुलाकात नहीं होती है तब तक मैं ये शिष्य वाला पत्ता और देर खेलकर सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमा सकता हूँ। और इस चीज का एहसास होते ही राहुल कुछ सोचकर सेक्ट लीडर सौरभ को देखकर एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, जब गलती मेरी साइड से हुई है और सभी मेरे मास्टर को सीनियर मानते हैं, तो ये कैसा रहेगा कि आज अपनी इस गलती को सुधारने लिए तुम मुझे अपनी जगह उधार पर दे दो, ताकि मैं आज यहाँ सबको अपनी तरफ से एक बढ़िया और जायकेदार दावत करवाकर सबका गुस्सा शांत करवा दूं। इस पर आप सबकी क्या राय है? उद्धरण चिन्ह। और राहुल की ये स्माइल सेक्ट लीडर सौरभ को ऐसी लग रही थी कि राहुल उससे दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रहा है, जो राहुल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो उसके इस दोस्ती के ऑफर को मना करे। जिसके समझ आते ही सेक्ट लीडर सौरभ अपनी आंखों को छोटा करके राहुल को देखते हैं और फिर कुछ सोचकर अपने सर को हाँ में हिलाकर बोलते हैं, मुझे सेलेस्टियल सेक्ट के लीडर को इस ऑफर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस कारण मैं तुम्हें हमारे सेक्ट के शिष्यों का बाहर वाला ट्रेनिंग ग्राउंड आज रात की दावत का इंतजाम करने के लिए देता हूँ। और सिचुएशन को इस तरह से बदलते हुए देख वहां मौजूद फैक्शनस के लीडर्स भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू करते हैं, छोटे भाई राहुल, आप सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। हमारे फ्लेम फैक्शन को आपके इस ऑफर से कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे वॉल्केनिक माउंटेन फैक्शन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सनसेट फैक्शन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह सभी फैक्शनस अपने गुस्से को निगलकर राहुल के इस ऑफर पर अपनी सहमति को जता देते हैं। अब उनके पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी, जब सेक्ट लीडर ने ही राहुल के सामने घुटने टेक दिए थे, तो उनके छोटे फैक्शनस की भला क्या औकात थी? और अगर वो लीडर से अलग होकर कुछ बोलना भी चाहे तो भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि राहुल के खजाने और उसकी तकनीकों को पाने के लालच में हमला तो पहले उन्होंने ही किया था ना उसके ऊपर, जिस वजह से अब वो बिना आवाज वाले स्पीकर की तरह यहाँ बैठकर बस सब चीजों में अपनी सहमति दिखाते हुए अपनी गर्दन को हाँ में ही हिला सकते थे। और इन सब चीजों के होने का प्रमुख कारण था विक्रांत कुमार, जिसका उस सिचुएशन में बहुत ही बड़ा प्रभाव था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। फिर रात होते ही जैसा प्लान किया गया था वैसे ही सब लोग दावत का लुत्फ उठाने लगते हैं, जिस वजह से राहुल पूरे सेक्ट में सबके बीच बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था।
जिसके कारण वो सेक्ट में जहां से भी गुजरता वहां सभी उसे रिस्पेक्ट के साथ रास्ता देते। और अब तो लोगों ने उसे विक्रांत कुमार का होनहार शिष्य भी बुलाना शुरू कर दिया था। जिसका पता लगते ही राहुल इस इतने बढ़िया सख्त एक्टिंग करने के मौके को कैसे छोड़ सकता था। जिसके कारण वो जहां भी शिष्यों और एल्डर्स की भीड़ को देखता तो वो वहां जाकर अपने हाथों को पीछे रखकर किसी एक्सपीरियंस्ड टफ इंसान की तरह बिना ब्रेक के अपनी बड़ाई करना शुरू कर देता है। हम सालों पहले, जहां तक मुझे याद है, मास्टर मुझे पहाड़ों की एक बड़ी श्रृंखला में बसे एक बड़े सेक्ट में लेकर जाते हैं, जहां के लोगों को मेरे मास्टर की महानता के बारे में अच्छे से पता था। जिसके कारण हमारे एंटर करते ही उन्होंने हमारा स्वागत गेट पर ही कई तरीके के खजानों को हमें उपहार में देकर किया था। जिस इंसिडेंट ने मेरे दिल में उनके सेक्ट के लिए एक अद्वितीय छाप छोड़ दी थी। जिसके कारण जब बाद में मुझे पता लगा कि उस सेक्ट पर उनके दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया था तो मैं अपने मास्टर को स्पेशली मनाकर उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गया था और वहां पहुंचते ही मेरे मास्टर ने उन दुश्मनों को और उनके सेक्ट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। और राहुल के इस किस्से को सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉकड हो जाते हैं और उन्हें इस किस्से से कुछ समझ भी आता है, कहीं ये लड़का हमारी सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमसे गिफ्ट तो नहीं मांग रहा है। उद्धरण चिन्ह। जो समझ आते ही फ्लेम फैक्शन का एक एल्डर जल्दी से अपनी जगह से उठकर राहुल के पास आकर बोलता है, छोटे भाई राहुल और सीनियर विक्रांत के अपनों को हमेशा बचाकर रखने वाली अच्छाई के कारण आज आप दोनों का नाम और आपकी महानता के बारे में सबको पता है और आपके इसी नेक सोच को देखते हुए ये बुरा एल्डर आपको हमारे फैक्शन के कुछ आध्यात्मिक हथियार उपहार में देना चाहता है और मुझे विश्वास है कि भाई राहुल को इसे स्वीकार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्लेम फैक्शन के एल्डर को यूं बाजी मारते देख वॉल्केनिक फ्लेम फैक्शन का एल्डर भी राहुल कैसे पास पहुंचकर बोलता है, छोटे भाई आपकी इस रक्षा करने वाली भावना को देखकर मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूं, जिसके कारण मैं वॉल्केनिक फ्लेम फैक्शन का एल्डर होने के नाते आपको 800 साल पुरानी औपचारिक घास उपहार में देना चाहता हूं, जिसकी हीलिंग शक्ति बेहद ही ताकतवर है। जिसको सुनते ही फ्लेम क्लाउड फैक्शन का एल्डर भी वहां आकर बोलता है, अरे इस घास से क्या ही होगा छोटे भाई, हमारा फ्लेम क्लाउड फैक्शन आपको एक बॉटल ड्रैगोनिक स्नेक का ब्लड पाउडर देते हैं, जिससे आपके शरीर में मौजूद ब्लड काफी शुद्ध हो जाएगा, जिससे छोटा भाई बाद में एक संत भी बन सकता है। जिसको सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक ठंडी हवा के झोंके को सांस के जरिए अंदर लेते हैं और बोलते हैं, डैम, ये फ्लेम क्लाउड फैक्शन तो सीनियर विक्रांत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। और मैंने तो ये तक सुना है कि इस ब्लड पाउडर की सैक में सिर्फ 3 ही बोतलें मौजूद हैं, हम लकी। उद्धरण चिन्ह। शिट, ये बोतल तो मुझे भी चाहिए थी। वहीं इस उपहार को देखते ही राहुल एक मासूम मुस्कान के साथ इस उपहार को बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से मना करते हुए बोलता है, नहीं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही फ्लेम क्लाउड फैक्शन का एल्डर राहुल के हाथ में जबरदस्ती वो बोतल पकड़ाते हुए बोलता है, छोटे भाई प्लीज किसी अजनबी सा बिहेव मेरे साथ मत करो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो तुम्हें ये रख लेना चाहिए। और उस एल्डर के ऐसे जबरदस्ती करने से राहुल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और उसको वो बोतल ना चाहते हुए भी रखनी ही पड़ती है। ही। और इसी तरह राहुल ना नुकुर करते हुए सभी फैक्शन से गिफ्ट निकलवा लेता है, जिससे उसकी स्टोरेज और सख्त एक्टिंग पॉइंट्स का बैंक दोनों ही काफी हद तक भर जाते हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वहीं इस वक्त सेलेस्टियल सेक्ट के इनर एरिया में मौजूद एक भव्य मैंशन में एक शिष्य एक बूढ़ी औरत के सामने घुटनों के बल झुककर कुछ बोलता है, जिसे सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए इस बात पर विश्वास न करते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? कि सेक्ट लीडर ने ना तो उस घटिया और बेशर्म लड़के से माफी मंगवाई बल्कि उसको ग्राउंड भी दे दिया पार्टी करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, रेखा की मास्टर एल्डर यामिनी थी, जिसकी कांपती हुई आवाज और चेहरे से ये साफ पता लग रहा था कि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा में है और वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि वो अपने हाथ में पकड़े हुए चाय के कप को जोर से सामने वाली दीवार पर दे मारती है और गुस्से से अपने सामने झुके हुए शिष्य को देखकर पूछती है, क्या इसके अलावा सेक्ट लीडर ने उसको कोई और परमिशन भी दी थी? उद्धरण चिन्ह। जिस गुस्से से भरे सवाल को सुनते ही वो शिष्य डरते हुए जवाब देता है, मास्टर यामिनी, बस सेक्ट लीडर ने उसे दावत के लिए बाहर का ट्रेनिंग ग्राउंड ही इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी, इसके अलावा उसको और कोई परमिशन नहीं दी है। उद्धरण चिन्ह। जिसको सुनते ही यामिनी अपने सर को हाँ में हिलाती है और गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है, वो लड़का सच में बहुत ही चालाक, घटिया और धूर्त है। उसने मेरी शिष्या रेखा के साथ गलत करने की कोशिश की है, मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती।
और इतना ठानकर यामिनी कुछ देर के लिए अपनी सोच में कहीं डूब सी जाती है और फिर कुछ सोचते ही यामिनी अपने सामने झुके हुए शिष्य से सर्द आवाज में बोलती है, ये लो मेरा टोकन और जाओ सेक्ट के इन ट्रेजर चैम्बर रूम में और वहां से स्पेल ब्रेकिंग एम्बलम लेकर आओ और ध्यान रहे इस बात की भनक किसी तीसरे इंसान को नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो सेक्ट लीडर ही क्यों ना हो, समझ आया? उद्धरण चिन्ह। जिसको सुनते ही वो शिष्य बोलता है, हाँ मास्टर समझ आ गया, और इतना बोलते ही वो शिष्य अपनी मास्टर से टोकन लेकर इनर ट्रेजर चैम्बर की तरफ दौड़ जाता है। और उसके यहाँ से भागते देख यामिनी अपना चेहरा पैनगांव की दिशा में घुमाकर बहुत ही भयानक स्माइल के साथ बोलती है, अब जब मैं उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो उस लड़के के पापों की सजा अब इन पैनगांव की चींटियों को ही भुगतनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। कुछ घंटों बाद जैसे रात का अंधेरा और बढ़ता है वैसे ही राहुल के द्वारा प्लान की गई दावत अपने अंत पर आ पहुंच जाती है। पर इसके बावजूद भी सेक्ट के कई मेंबर्स और फैक्शंस के एल्डर्स अभी भी वाइन पिए जा रहे थे और जो यहां से जा भी रहे थे वो भी राहुल से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके साथ एक और कप वाइन पीना चाहते थे, जिन्हें राहुल ऑफ कोर्स आराम से मना कर देता है। आज पूरे दिन सेलेस्टियल सेक्ट में टफ एक्टिंग करने के बाद राहुल ने आज 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट से ज्यादा सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमा लिए थे, जो एक सस्ता मध्यम लेवल का स्पेल खरीदने के लिए काफी था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। फिर कुछ देर बाद लगभग सभी के जाने के बाद राहुल अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए सिस्टम को खोल लेता है। होस्ट राहुल, कल्टीवेशन स्टेज कोर बेयरिंग स्टेज लेवल 5 पूरी समझ। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0 2 लाख। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 280। स्किल्स मध्यम लेवल कल्टीवेशन तकनीक 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक पूरी मास्टरी, लॉ ऑफ लाइटनिंग कंट्रोल तकनीक पूरी मास्टरी, प्यादे सीक्रेट करैक्टर 0% बढ़ोतरी, फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक तलवार विद्या 0% बढ़ोतरी, अनडेड 6 फॉर्म ऑफ बॉडी तकनीक 0% बढ़ोतरी। स्किल एसेंस पॉइंट्स 330। जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार जमाए। और अपनी तकनीकों की 0% बढ़ोतरी की इंफॉर्मेशन को देखते ही राहुल को यह एहसास होता है कि उसने जब से इन तकनीकों को खरीदा है तब से उसने इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, जिसका एहसास होते ही राहुल का ध्यान अपने 330 स्किल एसेंस पॉइंट्स पर जाता है, जिसको देखकर वो सोचने लगता है कि उसे इन स्किल पॉइंट्स को अपनी तकनीकों में कैसे बांटना चाहिए। हम पहले तो 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक और लॉ ऑफ लाइटनिंग कंट्रोल तकनीक जो धरती लेवल की स्किल्स थी उनको 100% मास्टरी पर पहुंचाने के लिए 100 + 100 = 200 स्किल एसेंस पॉइंट्स ही लगे थे। पर अब सवाल ये है कि आसमान लेवल की तकनीक प्यादे सीक्रेट करैक्टर को 100% पहुंचाने के लिए कितने स्किल एसेंस पॉइंट्स लगेंगे? हम उद्धरण चिन्ह। और इसी सवाल के जवाब के लिए राहुल पहले 100 स्किल एसेंस पॉइंट्स प्यादे सीक्रेट करैक्टर में डालने का डिसाइड करता है, जिसके चलते वो अपने सिस्टम को ऐसा करने की कमांड देता है, जिसके तुरंत बाद ही राहुल के मन में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, प्यादे सीक्रेट करैक्टर में 100 स्किल एसेंस पॉइंट्स डाल दिए गए हैं, जिसके चलते आपका प्यादे सीक्रेट करैक्टर की बढ़ोतरी सक्सेसफुली 10% से बढ़ गई है। होस्ट राहुल को बधाई हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। और इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल जोर से डैम इट बोलकर अपनी जगह पर ही उछल पड़ता है और आगे बोलता है, मैंने इस प्यादे सीक्रेट करैक्टर में पूरे 100 स्किल एसेंस पॉइंट्स डाले थे, जो किसी भी धरती लेवल तकनीक को पूरी बढ़ोतरी तक पहुंचाने में सक्षम थे, पर यही एसेंस पॉइंट्स आसमान लेवल तकनीक को सिर्फ 10% बढ़ोतरी तक ही बढ़ा पाए हैं। ये क्या बेहूदगी है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं इस तरह अपने स्किल एसेंस पॉइंट्स को बर्बाद नहीं कर सकता। और इतना सोचते ही राहुल सिस्टम को 200 स्किल एसेंस पॉइंट्स को फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक और अनडेड 6 फॉर्म ऑफ बॉडी में डालने की कमांड देता है, जिसके तुरंत बाद ही राहुल के दिमाग में नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक में 100 स्किल एसेंस पॉइंट्स डाल दिए गए हैं, जिसके चलते आपकी फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक की बढ़ोतरी सक्सेसफुली 100% से बढ़ गई है। होस्ट राहुल को बधाई हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, अनडेड 6 फॉर्म ऑफ बॉडी तकनीक में 100 स्किल एसेंस पॉइंट्स डाल दिए गए हैं, जिसके चलते आपकी अनडेड 6 फॉर्म ऑफ बॉडी तकनीक की बढ़ोतरी सक्सेसफुली 100% से बढ़ गई है। होस्ट राहुल को बधाई हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम अल्पविराम। और ठीक इन्हीं दो नोटिफिकेशंस के बाद राहुल को अपने शरीर में एक गर्म एनर्जी सी कौंधती हुई महसूस होती है, जिससे राहुल अपने शरीर की ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था।
जिसको महसूस करते ही राहुल खुद से बोलता है, हाँ क्या बढ़िया फीलिंग है, मजा आ गया, और हाँ अब मेरे यहाँ से पेनगांव में वापस का टाइम भी आ गया है। अभी उसने इतना बोला ही था कि उसे रात के अंधेरे में किसी के अपने सामने होने का एहसास होता है, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। जिसको महसूस करते ही राहुल चौकना हो जाता है। और उसको चौकना होता देख वो अंधेरे में छिपा हुआ शख्स उसकी तरफ ध्यान से देखता है। जिसके कारण राहुल को उस शख्स की आंखें दिख जाती हैं। जिसको देखते ही राहुल उस शख्स को पहचान लेता है और एक स्माइल के साथ उससे पूछता है, सेक्ट लीडर सौरभ, आप अभी तक सोने क्यों नहीं गए, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? उद्धरण चिन्ह। और ये सवाल अपने सामने खड़े सेक्ट लीडर से पूछने के बाद राहुल को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि सेक्ट लीडर सौरभ यहाँ पक्का उससे उसके मास्टर विक्रांत कुमार के बारे में पूछना चाहता है। और राहुल के इस सवाल को सुनकर सेक्ट लीडर सौरभ बिना कोई हलचल किए राहुल के सामने पलक झपकने से पहले पहुंच जाता है। और सौरभ के ऐसे अचानक सामने पहुंच जाने के कारण राहुल काफी डर जाता है, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर डर के भावों को नहीं आने देता और उसी तरह स्माइल को जारी रखता है। जिसको ऐसे देखकर सेक्ट लीडर सौरभ अपने सर को हाँ में हिलाता है और राहुल से बहुत ही शांतिमय तरीके से पूछता है, कुछ 100 साल पहले मैं और तुम्हारे मास्टर अक्सर से मिला करते थे, पर वो अचानक से ही मुझे बिना बताए गायब हो गए थे, क्या वो अभी ठीक है? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में राहुल उन्हें हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 वो बिल्कुल ठीक है, नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक है, क्योंकि वो तो पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से खा पी रहे हैं। जिसे सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ की आंखें चमक जाती है और वो राहुल से पूछता है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब वो अभी भी अग्नि प्रदेश में ही रह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में राहुल बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं मैं इसके बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि उस बूढ़े, मेरा मतलब मेरे मास्टर का कोई ठिकाना नहीं है। वो आज इधर तो कभी उधर, जिस वजह से उनकी लोकेशन का मुझे भी कोई ठीक अंदाजा नहीं है, पर हाँ उन्होंने मुझे एक सीक्रेट एम्बलम दिया हुआ है, जिसके इस्तेमाल से जब भी मैं किसी खतरे में होता हूं तो वो मेरे सामने तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। क्या आपको ट्रॉय करना है? सेक्ट लीडर सौरभ। उद्धरण चिन्ह। अब ऑफ कोर्स जैसे विक्रांत कुमार राहुल का मास्टर नहीं था, वैसे ही ये सीक्रेट एम्बलम जैसी कोई चीज भी नहीं थी। ये सीक्रेट एम्बलम नाम की चीज तो राहुल ने बहुत पहले अपनी पुरानी दुनिया में किसी ऑनलाइन नोवेल में पढ़ी थी, जो बात सेक्ट लीडर सौरभ को बिल्कुल भी पता नहीं थी। जिसके कारण वो राहुल की बात पर तुरंत ही विश्वास कर लेता है, और जब राहुल उससे ट्रॉय करने के लिए पूछता है तो सेक्ट लीडर सौरभ का पूरा दिमाग अचानक से खाली हो जाता है, जिसके कारण उसे कुछ पलों के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे राहुल को क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी विक्रांत कुमार से मिला ही नहीं था और वो तो यहाँ राहुल को बस चेक करने के लिए ही ये सब बोल रहा था। पर यहाँ तो उसकी सोच के बिल्कुल उलट वही फंस गया था, क्योंकि अगर राहुल के बुलाने पर विक्रांत कुमार यहाँ आ गया तो उसका झूठ सामने आ जाएगा, जिसके कारण विक्रांत कुमार गुस्से में सेक्ट को भी खत्म कर सकता था। पर फिर कुछ पलों के लिए और सोचने के बाद वो राहुल को एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए बोलता है, अरे रहने दो उनको परेशान करने के लिए, अगर हमारा नसीब रहा तो हम दोबारा फिर से मिल ही लेंगे। और इतना बोलकर सेक्ट लीडर सौरभ राहुल को बहुत ही अपनेपन के भाव से बोलता है, आज से जब भी तुम्हें सेलेस्टियल सेक्ट में आकर रुकना हो तो तुम्हें बस सीधा मुझसे आकर बोलना है, जिससे मैं तुम्हारे यहाँ रुकने के सारे इंतजाम कर दूंगा। और रही बात पैन गांव की, तो उसे हमारे सेक्ट से कोई भी हाथ तक नहीं लगाएगा। और सेक्ट लीडर की इस बात को सुनते ही राहुल अपने सर को हाँ में हिलाते हुए हंसकर बोलता है, हाँ 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 ठीक है, इस सुविधा के लिए मैं सेक्ट लीडर का शुक्रगुजार हूँ। पर मैं अभी आपसे यहाँ से जाने की परमिशन चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी पैन गांव में कुछ जरूरी मामलों को निपटाना है। जिसको सुनते ही सेक्ट लीडर अपने सर को हाँ में हिलाकर राहुल को बोलते हैं, हम जाओ। और सेक्ट लीडर की बात को सुनते राहुल बिना कुछ बोले ही अपनी लाइटनिंग हिसेट को इस्तेमाल करके वहां से बिजली पर सवार होकर पैन गांव की दिशा में उड़ जाता है। और उड़ते उड़ते राहुल सेक्ट लीडर के बिहेवियर के बारे में सोचता है, हम वैसे सेक्ट लीडर का ये अच्छा बिहेवियर मेरे लिए फायदेमंद के साथ साथ खतरे से भरा हुआ भी है, क्योंकि मेरी एक गलती के कारण मेरी सच्चाई कभी भी बाहर आ सकती है। पर ही मैं फिर भी उनके ऑफर को मानकर उनके सेक्ट में ही रहूंगा, क्योंकि खतरों से खेलना तो सख्त एक्टर्स का खानदानी शौक होता है। और मुझे वहां रखकर ये पता भी लगा है कि मैंने सेक्ट के आउटर खजाने के कमरे को लूटा था, जिसका मतलब अभी इनर ट्रेजर रूम बचा हुआ है, ही जिसमें मौजूदा तकनीकों से मेरे स्किल एसेंस पॉइंट्स का बैंक फिर से काफी हद तक भर जाएगा। पर अभी फिलहाल के लिए मुझे पैन गांव जाकर उनकी सुरक्षा को मध्यम लेवल स्पेल से बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम
अभी वो पेन गांव की तरफ जा ही रहा था कि तभी राहुल को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जिससे उसे कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास होता है। जिसका एहसास होते ही राहुल की आंखों की भौं कंफ्यूजन से उठ जाती है और वो खुद से बोलता है, हम कहीं किसी ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया, पर मुझे इस चीज का पता क्यों नहीं चला। मैं तो हर वक्त चौकना ही था। हम ये पक्का उस बूढ़े सेक्ट लीडर की ही करामात होगी, जिसने मेरे खाने में जहर मिलाया और मुझे पता भी नहीं लगा। डैम इट। उद्धरण चिन्ह। और इस चीज का एहसास होते ही राहुल अपने सिस्टम को खुद की बॉडी को चेक करने की कमांड देता है कि कहीं उसके शरीर में जहर तो नहीं। जो कमांड देते ही राहुल को उसके दिमाग में नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग। होस्ट राहुल की कंडीशन बिल्कुल सही है। होस्ट की आध्यात्मिक ऊर्जा परिवहन और खून का परिवहन बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से हो रहा है और सिस्टम को होस्ट के शरीर में जहर के होने का कोई भी संकेत नहीं मिला है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। जिसको सुनते ही राहुल की भौं कंफ्यूजन से दोबारा ऊपर को उठ जाती है और वो उसी कंफ्यूजन में बोलता है, हम शरीर में कोई जहर नहीं, तो फिर मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। जो भी हो मुझे इसे इग्नोर करके पेन गांव में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि पल्लवी ने मुझे मेरे कपड़े बनाने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा लाने के लिए स्पेशली बोला था। हा हा हा। मुझे पता है अभी वो लड़की मेरे वहां ना जल्दी आने से बहुत ही ज्यादा टेंशन में होगी। और इतना बोलकर राहुल अपनी स्पीड को और भी तेज कर लेता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वहीं इस वक्त एक परछाई सेलेस्टियल सेक्ट के उसी इनर एरिया में मौजूद भव्य मैंशन में आकर जोर से हॉल की जमीन पर गिरती है और उसके गिरते ही उस परछाई के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है, जिसको देखकर वहां मौजूद शिष्य तुरंत ही उस परछाई के पास पहुंचते हैं और उस परछाई को संभालते हुए एक साथ बोलते हैं, एल्डर यामिनी, आप ठीक तो हैं? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। जिस इस सवाल को सुनते ही एल्डर यामिनी का चेहरा पूरे गुस्से से भर जाता है और वो अपने दांतों को पीसते हुए बोलती हैं, डैम इट, किसको पता था कि वो छोटा घटिया लड़का इतना ताकतवर स्पेल लगा देगा, जिसके कारण स्पेल ब्रेकिंग एम्बलम तो खराब हुआ ही, साथ में मेरी हालत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और ऐसे थोड़ी देर राहुल को कोसने के बाद एल्डर यामिनी अपने सामने खड़े शिष्यों को देखकर बोलती हैं, अभी सेक्ट के कौन से कोने में छिपा हुआ है वो घटिया लड़का? उद्धरण चिन्ह। जो सवाल सुनते ही शिष्य तुरंत ही जवाब देते हैं, एल्डर यामिनी, वो लड़का तो पैंग गांव की तरफ अभी अभी ही निकला है। जो सुनते ही एल्डर यामिनी पहले तो कंफ्यूजन के साथ पूछती हैं, वो घटिया लड़का यहाँ से निकल भी गया? जिस पर वो शिष्य अपने सर को तुरंत ही हाँ में हिलाते हैं। जो देखकर एल्डर यामिनी को ये एहसास हो जाता है कि वो लड़का इस वक्त सच में सेक्ट में मौजूद नहीं है। जिसका एहसास होते ही एल्डर यामिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ ही हंसते हुए बोलती है, ही। जाने दो उसको वापस और देखने दो मेरे द्वारा तैयार किया हुआ बड़ा गिफ्ट जो उसे बहुत पसंद आएगा। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। स्टोरी को आगे सन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक द स्टोरी।